हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर में। ये हमारी सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है जहां पर हम इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन ब्रीफ में बता दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी एसक्यूएल का इंट्रो पढ़ा था, जहां पर हमने ब्रीफ में देखा था कि एसक्यूएल क्या होता है, इसका यूज़ क्यों होता है, इसका यूज़ क्या होता है और इसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ क्वेरीज होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस टॉपिक देखिए, जहां पर आपके डीबीएमएस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एसक्यूएल इज यूज फॉर डेटा मैनेजमेंट इन आरडीबीएमएस। अब ये आरडीबीएमएस क्या होता है? बेसिकली आरडीबीएमएस इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डीबीएमएस। बस इसमें ये फ़र्क होता है कि ये रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है और वो नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली जब हम कोई डेटाबेस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, तो उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो इन डेटास को एसक्यूएल के अलावा भी इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, और ये हमको हेल्प करते हैं टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल एंड डेटाबेस मैनिपुलेशन या फिर ऑल्टरिंग, और कुछ क्वेरीज से रिलेटेड जो भी हमको रिक्वायरमेंट होगी अपने डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको करने में ये हेल्प करेगा। अब ये जो एसक्यूएल है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये इजी टू लर्न होता है। ये हर कोई समझ जाता है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न होता है। आप जब हम करेंगे प्रैक्टिकली, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कितना इजी होता है। ये केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल नेम एंड स्मॉल नेम इसके लिए इक्वल होता है। ये पाइथन की तरह केस सेंसिटिव नहीं होता बेसिकली। और ये फोकस करता है व्हाट नॉट ऑन हाउ, मतलब इसको कोई लेना देना नहीं है आप डेटा कैसे निकाल रहे हो, बस इसको डेटा से मतलब है कि ये डेटा निकल रहा है या नहीं निकल रहा। और इसके लिए इसके पास कुछ कैटेगरीज ऑफ क्वेरीज है, जहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास डीडीएल, डीबीएमएल, डीएमएल एंड डीसीएल। डीडीएल क्या होता है, ये हमने प्रीवियस में इसका फुल फॉर्म देखा था, लेकिन इसमें इसके प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। बेसिकली डीडीएल में हम क्रिएट करते हैं एंड इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीबीएमएल में हम अपने डेटा को ऑल्टर करते हैं या फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड डीसीएल जो होता है वो डेटा कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि आप यहीं पे देख सकते हो। और एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है सिलेक्ट, जो कि एक क्वेरिंग डेटा होता है। उसको हम प्रैक्टिकली जब करेंगे ना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी तो आपको क्या ही समझ में आएगा कि ऊपर से ही जाएगा। तो बेसिकली हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अब इस एसक्यूएल को डाउनलोड कैसे करें, माई एसक्यूएल जो एक सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कैसे करें। तो आप इस वेबसाइट में जा सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। अब देख सकते हो माई एसक्यूएल नाम की एक वेबसाइट ओपन हुई। अब इसके यहाँ पर आप डाउनलोड्स में जाकर यहाँ पर देख सकते हो, इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ये खुलेगा एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली माई एसक्यूएल को इन योर सिस्टम। इसको कैसे डाउनलोड करना है आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो से देख सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा। हम बस यहाँ पर फोकस करेंगे हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसको डाउनलोड करने में, आप कमेंट्स में बता सकते हो। फिर मैं इसका पर्टिकुलर एक अलग वीडियो ले आऊँगा जहाँ पर हम माई एसक्यूएल को सेटअप करना सीखेंगे डाउनलोड करके। इस वीडियो में हम फोकस करते हैं हाउ टू यूज माई एसक्यूएल। ऑलराइट, अब जैसे हमने माई एसक्यूएल को डाउनलोड कर लिया, उसके सेटअप वगैरह कर लिए, तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट खुलेगा जहाँ पर लिखा होएगा माई एसक्यूएल। तो यहाँ से आपका माई एसक्यूएल रेडी टू यूज हो जाता है। अब एक और चीज़, जो भी हम कमांड लिखते हैं एसक्यूएल में, उसके एंडिंग में सेमीकोलन देते हैं। ये होता है टर्मिनेटिंग कमांड। तो जैसे ही सेमीकोलन देंगे, मतलब हमारा जो भी हमने कोड किया है वो वहीं पे खत्म होता है। बेसिकली एक तरीके का इसका फुल स्टॉप होता है। तो ये आप याद रखना। देन आगे बढ़ते हैं। अब डेटा टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ माइनर कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यू कैन सी एसक्यूएल में कुछ डेटा टाइप्स प्रेजेंट हैं, जैसे कैर, वेर कैर, इंटीजर, फ्लोट एंड डेट। वेर कैर बेसिकली स्ट्रिंग से रिलेटेड है, स्ट्रिंग कैरेक्टर से। कैरेक्टर बेसिकली स्ट्रिंग से रिलेटेड है, जो हमने पहले भी किया है, तो आई गेस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेर का इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। एंड इंटीजर जहाँ पर हम नंबर्स को सेव करते हैं, इसका रेंज आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा है, सब कुछ लिखा है यहाँ पर। एंड फ्लोट आपको पता है पॉइंट वैल्यूज होती है। एंड डेट तो आपको पता ही है कि मंथ, ईयर एंड डेज को ये स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है।
एंड इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर हम कुछ कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली रूल्स होते हैं जो कि हमने प्रीवियसली समझाया था, इसीलिए मैंने कहा था कि प्रीवियस वीडियो देखो जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। नॉट नल तय करता है कि एक वैल्यू नल ना हो। यूनिक तय करता है कि हमारी सारी वैल्यूज यूनिक हो, कोई रेप्लिकेशन ना हो। डिफ़ॉल्ट में हम कोई भी वैल्यू सेट करेंगे तो वही शो होने लग जाता है। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है रो के लिए। एंड फॉरेन की वो की होती है जो हम किसी और टेबल से रिफ़र करते हैं। एंड नाउ अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला आता है डीडीएल जो कि होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए मतलब डिफाइन करने के लिए जो भी हम कमांड इस्तेमाल करते हैं वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जहाँ पर हम टेबल को क्रिएट, ऑल्टर और डिलीट करते हैं। ड्रॉप इज यूज टू रिमूव और डिलीट। ओके, अब इसके लिए हम ये सारे कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। तो आप देख सकते हो कि ये कितने बेसिक से कोड्स होते हैं, मतलब बेसिक से स्क्रिप्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ये इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड है, तो इसी वजह से बोला था। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस में हम क्या करेंगे, बेसिकली क्रिएट कीवर्ड लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे ताकि इसको पता चले हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, एंड डेटाबेस का नाम, फिर हमारा सेमीकोलन, बस फिर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर जब हमको उसको यूज़ करना है तो बस हम उसको यूज़ कमांड का इस्तेमाल करेंगे एंड अपना डेटाबेस का नाम, फिर हम उस डेटाबेस को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब टेबल को देख लेते हैं। टेबल के लिए भी हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, जिससे पता चलेगा कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन अपने टेबल का नाम देंगे। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। जैसे हमको उसके अंदर रोल नंबर चाहिए जिसका डेटा टाइप इंटीजर हो और वो एक प्राइमरी की है, तो ये एक कंस्ट्रेंट हो गया और ये एक डेटा टाइप हो गया। ठीक है, फिर हमको स्टूडेंट नेम चाहिए, तो हमने यहाँ पे एस नेम दिया है, उसका डेटा टाइप हो वैरचर और उसके पास स्पेस हो 20 बिट का। ठीक है, और उसके अंदर जो भी वैल्यूज हो वो नल ना हो, तो इसीलिए हमने नॉट नल दिया है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ हो और उसका डेटा टाइप हो डेट, एंड फिर यहाँ पर दिया है GUID मतलब गार्जियन आईडी, जिसका कैरेक्टर हो 12, जिसका डेटा टाइप हो कैर और उसके पास स्पेस हो 12। फिर हमने अपने ब्रैकेट को क्लोज किया एंड सेमीकोलन लगाया, और फिर जैसे ही इस कोड को हम रन करेंगे हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपका कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं समझा दूँ कि इनके इस्तेमाल से हम लाइन बाय लाइन कोड को रन कर पाते हैं और इसके इस्तेमाल से हम प्रॉपर पूरे कोड को रन कर पाते हैं। क्लियर है? और जैसे ही कोड में एरर आएगा यहाँ पर रेड लाइन में ही दिख जाएगा या फिर यहाँ पर आपका आउटपुट दिखेगा। अगर आप सक्सेसफुली कुछ क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर ग्रीन टिक दिखेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे वर्क किया था। अगर सक्सेसफुल नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस करके आपको एरर भी बता देगा कि क्या एरर है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हो यहाँ पर स्कीमा लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप अपने डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। फिलहाल के तौर पर हमारे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम दिया है हमने स्टूडेंट डेटाबेस। इसको मैं पहले ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो गया क्योंकि मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे एज पर आवर एग्जाम्पल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट लिखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप कैपिटल या फिर स्मॉल कैसे भी कर सकते हो। तो मैं बेसिकली स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ। फिर डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस पहले यहाँ पर लिखो कि हमको डेटाबेस चाहिए, एंड फिर डेटाबेस का नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ ए भी दे देता हूँ, एंड फिर सेमीकोलन। अब जैसे ही इसको हम रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा आ रहा है क्रिएट डेटाबेस AB, मतलब हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब देखने के लिए हम यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं, तो आप देखोगे AB नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि एक टेबल भी क्रिएट करें, तो हम लिख देंगे क्रिएट टेबल। पहले मैं दिखा दूँ, यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है वहाँ पर एक टेबल का गैप है, व्यू का गैप है, ये ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। लेकिन टेबल में कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, इतना देख लो। लेकिन जैसे ही हम टेबल क्रिएट करते हैं उसका नाम दे देते हैं एंड ए एंड फिर उसको डिफाइन कर देते हैं हमारा टेबल कैसा होगा। हमारे को क्या-क्या चाहिए हम यहाँ पर लिख देते हैं।
जैसे मान लो हमको स्टूडेंट नॉर्मल सेंटेंस लिख देते हैं कि हमको नेम चाहिए जिसका टाइप हो वेर कैर और उसके पास स्पेस हो 2 to 5, हम इतना दे सकते हैं। एंड जैसे ही हम दूसरा एंटिटी लिखना चाह रहे हैं तो उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, ये याद रखना। एंड फिर इसके पास रोल नंबर हो, उसका टाइप हो इंटीजर और वो हमारी प्राइमरी की हो, तो हम लिखेंगे प्राइमरी की, जिससे ये प्राइमरी की सेट हो जाएगा। और उसके पास सब्जेक्ट हो जो कि हो वेर कैर और उसके पास वैल्यू हो स्पेस और उसके पास स्पेस हो 2 to 5। अब जैसे ही इस कोड को हम रन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है जो कि कह रहा है नो डेटाबेस सिलेक्टेड, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि हमको पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना होता है, इसीलिए मैंने पहले यूज़ नहीं लिखा ताकि आपको पता चले कि हमको गलतियाँ कैसे नहीं करनी। तो पहले हम यहाँ पर यूज़ डेटाबेस करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर यूज़ ए बी करेंगे जो कि हमारा डेटाबेस है। एंड फिर हमारा कोड रन जैसे करेंगे, हम इकट्ठा करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर यूज़ ए बी लिख के आ गया और फिर हम अपना नेक्स्ट कोड को रन कर देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे क्रिएट टेबल हो चुका है, मतलब हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुकी है जस्ट फॉर आवर नीड। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप रिफ्रेश करो एंड यहाँ पर देखो अब आ रहा है यहाँ पर एक बार जहाँ पर एक टेबल क्रिएट करी है हमने ए नाम से। एंड उसके पास कॉलम्स है कौन कौन से, नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन करी थी। तो ऐसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं एंड हमारे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इसको करते कैसे हैं। तो आप देखने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी करके देखो कि आपसे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक कि हमने जो टेबल क्रिएट किया उसको व्यू कैसे करें या फिर शो टेबल्स कैसे करें। इसको पहले हम करके देख लेते हैं कि हम अपने इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, कि अगर हमको देखना है कि हमने क्या क्रिएट किया तो हम कर सकते हैं शो टेबल्स। एंड जैसे ही रन करेंगे अपना कोड आप देखोगे यहाँ पर एक टेबल हमारे पास है जिसकी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर ला के दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, ये शो कर रहा है। लेकिन हम अगर यहाँ पर लिखें DSC टेबल का नाम लिखेंगे एंड जैसे हीट एंटर करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर पूरा का पूरा बेसिकली यहाँ पर टेबल का नाम लिखना है। अब जैसे हम ये एंटर करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा क्राइटेरिया दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा नेम है जो कि वैरकर है एंड रोल नंबर इंटीजर है, सब जो कि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर वैरकर है और ये वैल्यूज नल है लेकिन रोल नंबर जो कि हमारे प्राइमरी की है वो कभी नल नहीं होती, तो ये इसलिए यहाँ पर इसको नो दिखा रहा है, अदरवाइज बाकियों को यस यस दिखा रहा है। क्लियर है। एंड की टाइप में देख सकते हो यहाँ पर प्राइमरी की है तो यहाँ पर प्राइमरी लिख के आ गया। फिर ऑल्टर कैसे करें जो टेबल को हमने क्रिएट किया, मतलब उसमें कुछ फेरबदल कैसे लाएं। तो अगर हमको प्राइमरी की ऐड करनी है तो हम इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे कि लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम एंड ऐड प्राइमरी की वेयर कोई भी एक सेक्शन दे देंगे। इसको करके देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो हमने प्राइमरी की पहले ही बना रखा है, तो यहाँ पर ये एरर दिखाएगा लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम करके देख लेते हैं। ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम एंड ऐड प्राइमरी की। तब मान लो प्राइमरी की हमको नेम में डालना है तो हम उसको ब्रैकेट में नेम लिख देंगे। एंड जैसे हम यहाँ पर रन कोड करते हैं तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी की मल्टीपल नहीं हो सकते, एक ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। अगर आपने प्राइमरी की पहले सेट नहीं किया तो ये 100% वर्क करेगा, लेकिन मैंने पहले से सेट कर रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी की मल्टीपल्स कैन नॉट बी डिफाइंड, यहाँ पर वो एरर शो कर रहा है। अब नेक्स्ट अगर हमको फॉरेन की ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, फिर ऐड अब फॉरेन की करेंगे, फिर उस जगह का नाम जिस रो में हम जिस कॉलम में हमको फॉरेन की ऐड करना है और कौन सी फॉरेन की ऐड करना है वो उसका रेफरेंस देना है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम 2 टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके इस कमांड को इस्तेमाल कर पाते हैं। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब पहले क्रिएट टेबल कर लेते हैं हम। बेसिकली इसको नाम देते हैं हम बी। अब इसका हम स्कीमा डिफाइन कर देते हैं।
जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि नेम, जिसका वैल्यू हो var char और वो हो 225 का एज यूजुअल। एंड फिर अब हम यहाँ पर फॉरेन की इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर। अब रोल नंबर हमारा हो इंटीजर टाइप एंड इसको फॉरेन की ऐड करना है। तो जैसे हम अब इस कोड को रन करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो हमने रोल नंबर को इंटीजर डेटा टाइप दिया एंड फिर रोल नंबर को हमने एक फॉरेन की असाइन करी, जो कि हमने ई टेबल से लिया। अब जैसे ही इस कोड को हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो क्रिएट टेबल बी एंड उसके अंदर हमने सारे सेटअप्स कर लिया। अब जैसे ही इसको हम अगर डेटाबेस में देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारे डेटाबेस के अंदर हमने दो टेबल बनाई है, जिसका नाम है एक ए और एक है बी, और उसको हमने लिंक किया है फॉरेन की से, जो कि हमारा रोल नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हो रोल नंबर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुका है। वैसे ही नेक्स्ट अगर आपको कंस्ट्रेंट लगाना है कि यूनिक लगाना है, तो आप सिमिलरली तो उसके लिए आप यहाँ पर ही कोई मान लो ऐसे कमांड लिखो, इसको वेर कर दे दो, इसकी स्पेस डिफाइन कर दो इंटीजर टाइप देने के बाद और यहाँ पर लिख दो यूनिक। तो ये इसके अंदर ये क्या करेगा, सारे ही वैल्यूज़ को यूनिक डिफाइन कर देगा, मतलब कोई भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं लाएगा। और अगर आपको नॉट नल चाहिए तो यहाँ पर आप नॉट नल लिख दो। तो कंस्ट्रेंट हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा टाइप इंसर्ट कर पाते हैं। अगर हम इस कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करते तो हमारा डेटाबेस एरर शो करता है बेसिकली। सिमिलरली अगर आपको टेबल में कोई और एट्रीब्यूट ऐड करना है तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ऑल्टर कमांड इज यूज्ड फॉर ऑल्टरेशन ऑफ योर टेबल। मतलब अगर आपको टेबल में फेरबदल करना है तो आप ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल करके कुछ भी ऐड डिलीट कर सकते हो बेसिकली। अगर आपको मॉडिफाई करना है कोई डेटा टाइप तो यहाँ पर हम मॉडिफाई लिखते हैं, फिर उस डेटा टाइप का नाम एंड उसको फिर चेंज कर देते हैं। इसको हम करके देख लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल ऑल्टर करने के लिए ऑल्टर लिखने के बाद फिर टेबल एंड फिर टेबल का नाम, मान लो हमको ए टेबल को ऑल्टर करना है तो ऑल्टर ए लिखा, मतलब ए को सिलेक्ट किया, फिर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई किसको करना है, तो चलो हम नेम को कर लेते हैं। अब इसका नेम को हमको मॉडिफाई करना है तो इसको डेटा टाइप हम क्या असाइन करें, तो मान लो इसको हमको डेटा टाइप देना है कैर। ठीक है, तो ये कैर डेटा टाइप हो जाएगा एंड देन सेमीकोलन। फिर जैसे इसको रन करेंगे आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो अल्टर हो चुका है। अब अगर हम शो टेबल करें तो आप देखोगे हमारे पास दो टेबल हैं यहाँ पर 1 और 2, ए और बी। एंड अगर हम DSC A करें, मतलब डिस्क्राइब टेबल ए, तो अब देखोगे यहाँ पर हमारा नेम जो है अब कैर में बदल चुका है, जो कि पहले वेर कैर था। तो ऐसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ हम ये कुछ कमांड्स हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमको मॉडिफ़ाई करना है, नॉट नल रखना है, या फिर हमको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, या फिर हमको कुछ रिमूव करना है। मतलब टेबल को अगर हमको रिमूव करना है तो हम ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी करके देख लेते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर टेबल लिखेंगे एंड टेबल का नाम, हम यहाँ पर बी को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ड्रॉप टेबल बी इज सक्सेसफुल। यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या ये सही दिखा रहा है। हाँ जी, देखो हमारे पास अब कोई टेबल नहीं बची। यहाँ पर शो टेबल्स करेंगे तो भी आप देख सकते हो हमारा जो टेबल बी था वो डिलीट हो चुका है, मतलब ड्रॉप हो चुका है। ये देखो यहाँ पर बस अब एक ही टेबल प्रेजेंट है। अब सेकंड आता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम जो टेबल क्रिएट कर चुके हैं उसके अंदर डेटास को कैसे इंसर्ट करें, डिलीट करें, रिट्रीव करें, उनसे रिगार्डिंग क्वेरीज रन कर रहे होते हैं। जैसे इंसर्ट के लिए हम इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, डिलीट करते हैं अनवांटेड डेटा, और रिट्रीव करते हैं एज पर अवर नीड्स ऑफ डेटा। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। पहले आता है हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट के हेल्प से हम अपने टेबल के अंदर वैल्यूज असाइन कर पाते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इंसर्ट लिखेंगे, इनटू लिखने के बाद अपने टेबल का नाम एंड देन वैल्यूज। क्योंकि पहले हमने जो टेबल क्रिएट करी थी वहाँ पर हमने बस टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं पुट करी थी। लेकिन हम इंसर्ट कीवर्ड की हेल्प से उसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम करके देख लेते हैं एक बार। उसके लिए पहले मैं अपने कोड को राइट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं हमने पहले टेबल ए को क्रिएट किया जिसके अंदर हमने रोल नंबर लिया और उसको प्राइमरी की असाइन किया। एंड नेम में हमने उसको वैरकर दिया। एंड कोर्स में हमने उसको वैरकर इंटीजर उसको वैरकर डेटा टाइप दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने 3 एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करे। फिर हमने उस टेबल के अंदर 3 वैल्यूज असाइन करी, जहाँ पर रोल नंबर 1 हृदय कंप्यूटर, रोल नंबर 2 कृतिका एसएसटी, रोल नंबर 3 उज्जवल मैथ्स। ठीक है, पहले इसको एक-एक करके रन कर लेते हैं एक बार। देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो गया। उसके अंदर वैल्यूज़ असाइन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है कि इसको जो हमने डेटा टाइप असाइन किया तो इसको हमको पोर्ट्रेट में लिखना था। मैं बेसिकली हड़बड़ी में यहाँ पर लिखना भूल गया कि हमारा जो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसको हमें कोटेड में लिखना होता है। हाँ जी, तो जैसे इसको अब हम कोड को रन करेंगे सिलेक्ट करने के बाद वन लाइन बाय लाइन, तो देखो यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट होगी। एंड देन इसको भी रन कर लेते हैं। ये वैल्यू भी इंसर्ट होगी। एंड देन इसको भी रन कर लेते हैं। ये वैल्यू भी इंसर्ट होगी, मतलब हमारी सारी वैल्यूज इंसर्ट हो चुके हैं। अब इन वैल्यूज को देखने के लिए हम एक कमांड लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल ए। तो जैसे इसको लिखेंगे आप देखोगे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हमने इंसर्ट करी है ये यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, रोल नंबर है हृदय कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर, सेकेंड रोल नंबर कृतिका एसएसटी, थर्ड यहाँ पर रोल नंबर उज्जवल मैथ्स, एंड बाकी यहाँ पे नल वैल्यूज गिवन है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ऐसे हम अपने टेबल को क्रिएट करके उसके अंदर डेटास को इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट है ये तब वर्क करता है जब आपको इसका स्कीमा याद हो। अगर आपको इसका स्कीमा याद नहीं है तो आप कैसे इंसर्ट करोगे? तब यहाँ पर एक और चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कि हमको टेबल के अंदर कौन-कौन से एरियाज़ में इंसर्ट करना है। मान लो हमको यहाँ पर रोल नंबर था, तो रोल नंबर में हमको इंसर्ट करना था। एंड उसके बाद नेम में इंसर्ट करना था। एंड उसके बाद कोर्स में इंसर्ट करना था। तो ये चीज़ आपको पहले लिखनी पड़ती है जब आपको स्कीमा के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर रहे होते। फॉर एन एग्जांपल इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि मान लो मुझे यहाँ पर कोर्स की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बस इन दोनों की वैल्यूज असाइन कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग हम बस इन 2 ही वैल्यू को अब इस बार इंसर्ट करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द कॉलम में ये नल दिखा देगा। ये देखिए, यहाँ पर अब हम इसमें कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि इस बार हमने क्या करा, सिलेक्टेड कॉलम्स का इस्तेमाल किया अपने डेटास को इंसर्ट करने के लिए। तो आपने देखा कि हम 2 तरीके से अपने कॉलम में, मतलब अपने टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। एक, जब आपको स्कीमा याद हो तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड, आपको अगर स्पेसिफिक कॉलम्स में वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है तो आपको ब्रैकेट में उन कॉलम का नाम देना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पर, जैसे नॉट नल है, अगर आप यहाँ पर स्किप करते हो इस वैल्यू को तो आप डेटा में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। ये फिर आपको एरर शो करेगा, इतना याद रखना। और प्राइमरी की में भी सेम होता है, क्योंकि प्राइमरी की भी ऑलवेज नीड्स अ वैल्यू टू बी डिफाइंड इफ यू इंसर्टिंग एनी वैल्यूज इन दैट पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। जैसे कि मैंने अभी बताया था, आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर सिलेक्टेड कॉलम्स में आपको वैल्यूज असाइन करनी है तो आपको यहाँ पर उन कॉलम का नाम लिखना पड़ता है। ये हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट आता है सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमने अभी देखा था कि सिलेक्ट फ्रॉम ऑल किया था तो सारे वैल्यूज आ गए। लेकिन आपको अगर कंडीशन देनी है कि स्पेसिफिक रो को आपको देखना है तो आप वहाँ पर क्या करते हो, वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम इसी कमांड में बस एक कंडीशन डाल देंगे कि वेयर
नेम इज इक्वल्स टू हृदय। बस हमको हृदय का डेटा चाहिए, तो जैसे ही हम इसको इसको हमको कोटेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, वरना फिर ये एरर दिखाएगा। हाँ जी, तो जैसे ही अब इसको हम रन कोड करेंगे, तो आप देखोगे बस हृदय का डेटा यहाँ पर दिखा रहा है। समझ में आ गया? तो हम कंडीशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? वैसे ही हम जब डेटाबेस से हैंडल करते हैं, तो हमको जब जब स्पेसिफिक कॉलम्स निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम आवर टेबल। इसको भी करके देख लेते हैं कि हमको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, तो हम ऑल ना करके क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट, मान लो हमको चाहिए रोल नंबर एंड नेम फ्रॉम आवर टेबल ए। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि स्पेसिफिक कॉलम की डिटेल्स चाहिए। तो जैसे हम रन कोड करेंगे, आप देखोगे बस रोल नंबर और नेम निकाल के इसने दे दिया। यहाँ पर कोर्स की भी डिटेल्स थी, लेकिन आपको कोर्स नहीं चाहिए तो इसने कोर्स नहीं दिखाया। फिर आता है हमारा एलियासिस। ये होता है हमारे नेम को शॉर्ट करने का एक तरीका। मान लो आपका टेबल नेम बहुत बड़ा है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में एक नाम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमने क्या किया, सिलेक्ट ई नेम, जो कि एम्प्लॉय नेम था बेसिकली, उसको एक शॉर्ट नेम दे दिया यहाँ पर, इस नाम का, नेम नाम का। उसके लिए हमने इस्तेमाल किया कीवर्ड एस का, फ्रॉम आवर टेबल। इसको आपको अभी समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मान लो, इसको पहले हम रब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, कि मान लो यहाँ पर जो हमारा नेम है, रोल नंबर को ले लो। ये आपको लिखना नहीं है, बार बार आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसका शॉर्टर वर्जन ऑफ नेम भी दे सकते हो टेम्पररीली। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सिलेक्ट करेंगे रोल नंबर को, फिर उसको क्या करेंगे, एक नाम असाइन करेंगे, एस कीवर्ड से आर दे देते हैं, फिर फ्रॉम आवर टेबल ए। अब जो आउटपुट आएगा वो रोल नंबर लिख के नहीं आएगा ऊपर कॉलम का नाम, उसमें कॉलम का नाम आर आएगा। तो आप जैसे इसको हिट एंटर करोगे, मतलब कोड को रन करोगे, यहाँ पर देखो रोल नंबर की जगह बस आर आया। इसने इसका शॉर्टन वर्जन, मतलब एलियास आर लिख के दे दिया। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते थे कि रोल नंबर दिखाओ, और जैसे एंटर करोगे ये आपके हिसाब से यहाँ पर एक साथ लिखना था बेसिकली। यहाँ पर जैसे ही एंटर करोगे ये आपके हिसाब से यहाँ पर दिखा देगा, देखो रोल नंबर दिखाओ। एलियास आप डिफाइन करते हो कि आपके अकॉर्डिंग आपको टेबल के ऊपर क्या नाम दिखाना है, दैट्स ऑल। इसे कहते हैं एलियास। फिर नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्ट एंड वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज तो हमने देख लिया कि कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एंड डिस्टिंक्ट ये डिफाइन करता है कि आपका डेटा अलग अलग हो, यूनिक हो, सेम ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो, डिस्टिंक्ट रिमूव्स डुप्लीकेट्स एंड वेयर इज यूज्ड फॉर कंडीशंस। इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक सेम नेम का वेरिएबल इंसर्ट कर लेते हैं। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं बेसिकली। छोड़ो कॉपी क्या करना, इसको बस रोल नंबर चेंज कर लेते हैं एंड इसी को रन कर लेते हैं, तो हमारे पास एक और एंटिटी जुड़ जाएगी विथ सेम नेम। पहले मैं इसको दिखा भी देता हूँ। ये देखो हमारे पास दो सेम नेम के एंटिटीज है, रवि जिसका रोल नंबर 4 एंड 5 है। अब अगर हमको यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टिंक्ट लिख देते हैं इसको। एंड हमको क्या चाहिए, जैसे नेम चाहिए, बस फ्रॉम ए। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर चार एंटिटी दिखाएगा, हृदय, कृतिका, उज्जवल एंड रवि। यहाँ पर एक और नेम था लेकिन वो डुप्लीकेट था, तो इसने इसको शो नहीं किया। तो ये होता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का कमाल, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। मतलब उसको अगर हमको नहीं चाहिए तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। फिर आता है हमारा लॉजिक ऑपरेटर्स, जहाँ पर एंड और नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर एंड फॉर इस्तेमाल होता है कॉम्बिनेशन, मतलब सम कर दे। और का मतलब होता है क्या, या तो ये चूज करो या तो वो चूज करो। और नॉट का मतलब होता है हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए।
तो इसके एग्जांपल आप अपने बुक्स में कि देख सकते हो, क्योंकि इसके लिए एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा जिसके लिए बहुत टाइम लगेगा। एंड इसको अगर मैं क्रिएट करने लग गया तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये आप बुक में से ही देख लो। ये बहुत उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी बुक में अवेलेबल है तो क्यों ना बुक में ही देख लो। लेकिन हम इसको कर सकते हैं कि नॉट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम अपने वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो आप देखोगे कि जैसे ही नॉट कीवर्ड का इस्तेमाल किया तो इसने वो डेटा दिखा दिया जहाँ पर बस हृदय नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ द डेटा यहाँ पर वो शो कर रहा है। फिर आता है रेंज क्वेरीज। इसमें क्या होता है, हम बिटवीन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिटवीन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं कोई रेंज ऑफ वैल्यूज शो करने के लिए। यहाँ पर आपका एंड भी आ जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रोल नंबर का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या करेंगे। सिलेक्ट इस वेयर रोल नंबर बिटवीन 1 एंड 3। तो अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हम एंड कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बिटवीन का भी, तो इसको आपको यहीं पे क्लियर भी हो जाएगा। इसके हेल्प से क्या होता है कि 1 से 3 रोल नंबर के बीच में जो डेटा है वो बस वही ला के दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, एंड बाकी के जो रेस्ट 4 5 थे वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, सेट मेंबरशिप। इसमें हम इन और नॉट इन कीवर्ड के हेल्प से वो डेटास निकाल सकते हैं जो एज पर आवर नीड है या फिर एज पर आवर नीड नहीं है। कि हमको चाहिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ए वेयर रोल नंबर इन 1 और 2। तो जैसे ही एंटर करेंगे अब देखोगे ये दिखा देगा। ये देखो, हमारा डेटा ये है, तो इसने ये दिखा दिया है। अब अगर इसको हम नॉट इन करेंगे तो ये वो वैल्यूज़ को हटाकर बाकी के वैल्यूज़ ये आपको शो कर देगा। ये देखो, बाकी के वैल्यूज़ ये शो कर रहा है। तो ऐसे हम इन और नॉट इन का कमांड इस्तेमाल करते हैं अपने डेटास में फ़िल्टर करने के लिए बेसिकली। फिर आता है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय इस्तेमाल होता है सॉर्ट करने के लिए कि आपको वैल्यूज असेंडिंग में चाहिए या फिर आपको वैल्यू डिसेंडिंग में चाहिए। तो उसके लिए हम कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर। इसको भी एक बार करके देख लेते हैं हम। अब देखो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको ऐसे लिखा, मतलब यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं लिखा, तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही आपको शो करेगा। इसको मैं करके दिखा देता हूँ कि इसकी जो वैल्यूज़ है हमने नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर करी। तो आप देखोगे कृतिका पहले आई, फिर रवि आया, फिर हृदय आया, फिर उज्ज्वल आया, जो कि ये नेम के अकॉर्डिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। और ये हमने यहाँ पर डिफाइन भी नहीं किया कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखाए, ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। लेकिन जैसे हम इसके अंदर बीएससी लिखेंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए, तो ये अब उल्टा ले आएगा। देखो, पहले उज्ज्वल आया, फिर हृदय आया, फिर रवि एंड लास्ट में कृतिका आई। तो अब इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया। तो ऐसे हम ऑर्डर बाय के इस्तेमाल से अपने डेटास को सॉर्ट कर सकते हैं। फिर आता है हैंडलिंग नल वैल्यूज़। अब अगर आपके टेबल में कहीं नल है, तो आप नल कीवर्ड के इस्तेमाल से उसको हैंडल कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास नल वैल्यूज़ कहाँ पर थी, रोल नंबर 5 रवि के पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर कोर्स इज़ नल। तो जैसे ही इसको हिट एंटर रन करेंगे कोड को, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कोर्स 4 नंबर और 5 नंबर के पास नल है। ऐसे ही आपको वैल्यू शो कर देता है। फिर हम नॉट नल भी कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू इज़ नॉट नल। तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द जो डेटास थे वो हटा के बाकी के डेटा आपको दिखा देगा। मतलब रवि का डेटा नहीं लाएगा, यहाँ पर आप देखो रवि का डेटा नहीं लाया। करेक्ट है? ये भी बेसिकली फ़िल्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसका हेल्प से आप अपने डेटास को फ़िल्टर आउट कर सकते हो। अब पैटर्न को देख लेते हैं। हम इनिशियल से भी अपने डेटास को सॉर्ट कर सकते हैं या फिर फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने पहले अपने टेबल को सिलेक्ट किया सारे डेटा को, फिर व्हेरे कंडीशन लगाया जहाँ पर ई नेम मतलब एम्प्लॉयी नेम लाइक के, मतलब के से जिन एम्प्लॉयी नेम का नाम स्टार्ट होता है उनकी वैल्यू दिखाए।
तो इसके लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक का। अब ये याद रखना, एक बार इसको कर लेते हैं। वेयर नेम दे देते हैं, नेम लाइक के एंड परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी वैल्यू उसके बाद में आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका इनिशियल वैल्यू के से स्टार्ट होगा। तो जैसे रन करेंगे तो हमारे पास एक ही एंटिटी आएगी जो कि है कृतिका। आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे ही हमारे पास दूसरे भी कम्स आते हैं। यहाँ पर देखोगे परसेंटेज हम आगे ला सकते हैं कि हमारे पास सामने कोई भी डिजिट्स हो लेकिन पीछे ए आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम परसेंटेज पहले ले आए तो आप देखोगे कि ये जो अपोजिट वर्क करेगा, कि मतलब पीछे कृतिका मतलब पीछे के आए और सामने कोई भी वैल्यूज आए। तो आप देखोगे कि ऐसे तो कोई भी एंटिटी नहीं है, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा। लेकिन वाई तो थी हृदय में, तो वाई को देख लेते हैं। तो इसको जैसे रन करेंगे तो शायद ये हृदय ले आए। यहाँ पर देखो हृदय ले आया। सिमिलरली अगर हमको बीच में वैल्यू लानी है तो हम दोनों तरफ डाल सकते हैं परसेंटेज। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर डी ले आता हूँ क्योंकि हृदय में डी बीच में आता है। तो जैसे इसको आप वही टंटा करेंगे तो ये हृदय ही दिखाएगा बेसिकली। यहाँ पर देखो हृदय आ गया। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि सामने भी वैल्यूज हटा दो, पीछे भी वैल्यूज हटा दो, बस बीच में अगर किसी के भी डी आ रहा हो उसको ले आओ। तो ये इस कीवर्ड के इस्तेमाल से हम ऐसे वर्क करवा सकते हैं। इसमें भी सेम बोला गया यहाँ पर। एंड अगर आप थर्ड में देखोगे तो इसमें ये इस्तेमाल किया गया है कि डैश लिखने के बाद रेस्ट ऑफ द वैल्यू ए एन वाई ए है, तो उसको आप दिखाओ। तो ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस को चेक करेगा जहाँ पर एम्प्लॉय नेम ए एन वाई ए से खत्म हो रहा है, उन सारे वैल्यूज को ये आपको दिखा देगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, परसेंटेज जीरोस और मोर कैरेक्टर्स एंड डैश इज यूज फॉर एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। ये जैसे कि मैंने दिखाया कि अगर परसेंटेज लिखोगे तो ये कंसिडर नहीं करता सामने कितनी वैल्यूज है पीछे कितनी वैल्यूज है, लेकिन जो डैश होता है वो आपको स्पेसिफिक पोजीशंस की वैल्यू अगर आपकी मिल रही है तो ही वो वैल्यूज आपको शो करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी वैल्यू जो है आर ए वी फिर डैश, हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं और ये हटा देते हैं। तो आपके डेटाबेस में जिसकी भी वैल्यू बीच में सेकंड एंड थर्ड ए भी आएगा और फर्स्ट में कुछ भी हो सेकंड में कुछ भी हो और उसका टोटल कैरेक्टर 4 हो, तभी ये वर्क करेगा। अब जैसे रन करेंगे तो हमको पता है कि रवि की वैल्यूज लाएगा, ये देखो रवि की ही वैल्यूज लाई। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें जितने वैल्यूज काउंट हो रहे हैं उतना ही इसको समझ में आएगा और उसी में से ये लाएगा। और परसेंटेज में ये वैल्यूज काउंट नहीं करता, बस ये देखता है कि ये आ रहा है बीच में या नहीं, तो ये लाता है बस। एंड अब आता है हमारा अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट में क्या करते हैं, हम अपने टेबल को बेसिकली अपडेट करते हैं, जिसके लिए हम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपडेट। फिर अपडेट लिखने के बाद स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम, फिर सेट करेंगे हम अपनी वैल्यूज एंड वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 3। तो ऐसे हमारी वैल्यूज सेट हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आई तो आप प्रैक्टिकल देखो। तो इसको अपडेट करने के लिए पहले हम अपडेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे एंड फिर अपने टेबल का नाम ए है हमारा, तो हमने टेबल ए किया। अब क्या करेंगे, सेट करेंगे हमारी वैल्यूज को। सेट करना है किसको, नेम को। नेम किस में सेट करना है, हमें मान लो रोहित लिखना है। कहाँ पर, जहाँ पर नेम हो या फिर रोल नंबर हो, कुछ भी आप ले सकते हो एट्रीब्यूट। जहाँ पर नेम हो रवि, तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ रवि का नाम है वहाँ वहाँ रोहित को ले आएगा। तो ऐसे हम अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट कीवर्ड। तो जैसे इसको हम रन करेंगे शायद ये एक एरर शो करे। ये देखिए, क्योंकि जो अभी हमारा एसक्यूएल है वो अभी सेफ मोड में है। तो सेफ मोड को हटाने के लिए आप टेम्परेली लिख सकते हो सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इक्वल्स टू 0। एंड जैसे ही इसको आप रन करोगे तो आपका जो एसक्यूएल है वो टेम्परेली सेफ मोड से हट जाएगा। अब जैसे ही इस कोड को रन करोगे तो आप देखोगे आपका जो नाम है वो भी सेव हो गया। अब शो टेबल कर लेते हैं। तो अब देखना जहाँ जहाँ रवि था वहाँ वहाँ अब रोहित आ गया होगा। ये देखो,
जहाँ जहाँ रवि था वहाँ वहाँ रोहित आ चुका है। तो ऐसे हम अपनी टेबल को अपडेट कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिलीट। डिलीट एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हमारे जो भी डेटा है उसको डिलीट कर देता है, मतलब ऑल रो विल बी डिलीटेड। अब इसको केयरफुली इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि जो डेटाबेस है उसमें से अगर आपने एक बार डिलीट कर दिया, वो टेम्पररी नहीं परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो इस डिलीट कीवर्ड का बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करोगे। इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। हम बस यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। हम बस अपडेट की जगह डिलीट लिखते हैं और यहाँ पर फ्रॉम कर देते हैं। तो डिलीट फ्रॉम ए वेयर नेम इज इक्वल्स टू रवि। तो जैसे ही इसको रन करोगे एंड फिर अपने टेबल को शो करोगे, तो आप देखोगे कि रोहित नाम की जितनी भी एंटिटी थी, बेसिकली यहाँ पर रवि लिखा है, यहाँ पर रोहित लिखना था कि रोहित यहाँ पर डिलीट करते। तो जैसे इसको रन करोगे एंड फिर इसको सिलेक्ट करोगे, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 3 ही एंटिटी है, हृदय, कृतिका एंड उज्ज्वल। जो रवि था, जिसको हमने बाद में रोहित में कन्वर्ट किया था, फिर उसको डिलीट कर दिया था, तो वो सारी डेटा सब डिलीट हो चुकी है हमारी टेबल से। तो ये थे कुछ एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स एज पर आवर 11th स्टैंडर्ड बुक, जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसी के रिगार्डिंग आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बस वीडियो मत देखो, इनको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखो, एज वेल एज आपके बुक में जो एक्टिविटीज गिवन है उनको भी सॉल्व करके देखो, जिससे आप एसक्यूएल को और बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही था। हमारी सीरीज यहीं पे खत्म होती है, जहाँ पर हमने आटो के आटो चैप्टर्स जो कि एनसीईआरटी बुक के हैं डिटेल में कवर किया है। आई होप इस सीरीज को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर। मिलते हैं किसी और वीडियो में।